नीड अ फॉरेस्ट लेड COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 क्लाइमेट चेंज को का सामना करने के लिए उसका मिटिगेशन करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 नंबर की जो मीटिंग होने वाली है तो उसके अंदर फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन रिलेटेड यह इश्यू है। अभी बात करते हैं यह न्यूज़ में क्यों है, तो साइंस जर्नल है उसके अंदर एक स्टडी पब्लिश की गई है और उस स्टडी के अंदर बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यानी कि पृथ्वी का अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने की वजह से 1.1 सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया। इसी वजह से ह्यूमैनिटी मानवता को 5 डेंजरस टिपिंग पॉइंट जो है उनका सरपास कर दिया और बहुत ही ज़्यादा जो है वो खतरा हो गया है। अभी समझते हैं कि अभी की जो क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है उसमें इश्यू कौन कौन से है। क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें कुछ लूप होल्स है या फिर समस्या है। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज का मिटिगेट करने के लिए सामना करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो अभी तक हम डेवलप ही नहीं कर पाए हैं। टेक्नोलॉजी जिस स्केल पर रिक्वायर्ड है क्लाइमेट चेंज को डालने के लिए या फिर उसका सामना करने के लिए वो अभी हमने अनप्रिपेयर्ड वो बनाने में अभी हम उतने कामयाब हुए नहीं। दूसरी बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जो है, हमें यह बात तो पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको दूर करने के लिए या फिर उसका सामना करने के लिए GHG ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एमिशन कम करना पड़ेगा और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, हाइड्रल एनर्जी आती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, हाइड्रो पावर एनर्जी आती है, टाइडल एनर्जी आती है, यह अलग अलग प्रकार की एनर्जी आती है, तो वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जीज़ के जो सोर्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत ही महंगी है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना सब कुछ खरीद सके। इलेक्ट्रिसिटी नॉन एमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई और आगे बात करें कि द टोटल डिमांड फॉर दोज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द प्लान्स डिस्कस्ड एट COP26 कैन नॉट बी मेट बाय 2050। COP26 में हमने जो प्रॉमिस किया था, मतलब कि वहाँ पर हमने जो कसम खाई थी कि कुछ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो है वो अचीव करेंगे 2050 तक, तो मतलब कि वो अचीव हो पाएगा ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह है कि फॉरेस्ट इकोनॉमी को जो है वो इग्नोर किया गया है। फॉरेस्ट की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, जंगल व्यवस्था या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल के साथ जुड़े हुए जो जितने भी पौधे हैं, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी बर्ड्स है, उसके आसपास की जो वाटर बॉडीज है उन सबको हमने उन सब की जो इकोनॉमी है उसको हमने इग्नोर कर दिया है। टैक्स सेंट्रिक मिटिगेशन कंजर्वेशन लिव फॉरेस्ट इकोनॉमीज एंड देयर कंजर्वेशन। एक ये COP या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जब भी हम कहीं पे भी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और फिर क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन की बात करते हैं तब हम हमेशा ही ऐसा इसका समाधान शोधने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हम कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और उस टेक्नोलॉजी की मदद से कार्बन कैप्चर करेंगे या फिर कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे या फिर ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एमिशन कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। लेकिन हमने कभी भी क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जब हम बना रहे होते हैं, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बना रहे, तब हम कम्प्लीटली फॉरेस्ट जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। जबकि क्लाइमेट चेंज को डालने के लिए, उसका सामना करने के लिए सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो वो तो फॉरेस्ट है, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट कवर ज़्यादा बढ़ा देंगे, फॉरेस्ट की जो संख्या है बढ़ा देंगे, ट्री कवर पौधे पेड़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो ये क्लाइमेट चेंज से हम आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन इन सभी स्ट्रेटेजी में तो फॉरेस्ट को इग्नोर किया जाता है और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा हम सेंटर्ड रहते हैं, तो इससे भी कंजर्वेशन में बहुत ही प्रॉब्लम रहते हैं। दूसरी एक बात समझते हैं कि वेग प्लेज, हमने जो प्रतिज्ञा है, हमने जो कसम ले रखी है वो बहुत ही वेग यानी कि बहुत ही अस्पष्ट है। कंट्रीज़ जितने भी देश है उन्होंने कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञाएँ ले रखी है जो ईजिली अटैम्प्ट है और to achieve their net zero deforestation goals through monoculture farming, but this want much help। अलग अलग देशों ने जितनी भी प्रतिज्ञाएँ ली है उनसे ये क्लाइमेट चेंज रुकने वाला नहीं है। IPCC के बारे में आपने सुना होगा, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यह बोला है कि अगर पूरे देश ने जितनी भी प्लेज, जितनी भी प्रतिज्ञाएँ ली है, जितनी भी कसम खाई है, अगर उन सभी प्रतिज्ञाओं को 100% वह फुलफिल कर देते हैं तब भी हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। तो मतलब कि प्रॉब्लम पूरी बात का कंक्लूड करें तो पता चलता है हमें कि क्लाइमेट चेंज जो है उसका सामना करने के लिए हमें जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोनॉमी है, उसको हम ऐसे साइड में नहीं रख सकते। फॉरेस्ट को तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा और फॉरेस्ट सेंटरिक सॉल्यूशन जो है वो या फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वाई वी नीड फॉरेस्ट लेड मिटिगेशन इफर्ट, मतलब कि क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमें फॉरेस्ट लेड इफर्ट ही क्यों चाहिए।
तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट एक मुख्य कार्य करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषने का, एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो पूरे दुनिया के अंदर फॉरेस्ट जो है वो हर साल 6 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्सॉर्ब करने का कार्य करता है। यह पूरा का पूरा पॉइंट है जो है वो आप अपने ऐसे के अंदर या फिर मेंस का जो आंसर है उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं कि 6 बिलियन मैट्रिक टन, यह बहुत ही बड़ी रकम होती है। इतना कार्बन जो है वो हर साल वह एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इतना कार्बन फॉरेस्ट जो है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि यह पृथ्वी को, अर्थ को कूल करने में, इसकी जो हीट, उसका जो तापमान है उसको कम करने में और अर्थ को कूलिंग करने में बहुत ही अच्छी भूमिका जो है वो अदा करते हैं। एक नई स्टडी में यह फाउंड किया गया है कि देयर बायोफिजिकल एस्पेक्ट हैव अ टेंडेंसी टू कूल द अर्थ बाय एडिशनल 0.5%। मतलब कि पृथ्वी को कूल करने में 0.5% का योगदान है किसका? फॉरेस्ट का। फिर बात करते हैं तो फॉरेस्ट जो है वो मोर इफेक्टिव है। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं उसके साथ साथ अगर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 37% ऑफ एमिशन रिडक्शन, जीएचजी ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसके अंदर हम 37% का रिडक्शन, कमी जो है वो ला सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, इन्होंने एक नेचर नाम की स्टडी में बताया गया था कि दैट नेचुरली प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर 40% मोर इफेक्टिव देन प्लांटेड वंस। कुदरती तरीके से यानी कि नेचुरली जो फॉरेस्ट ग्रोन हुए हैं और इसके विपरीत आर्टिफिशियली ह्यूमन ने अपनी तरीके से जो फॉरेस्ट बनाए, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो नेचुरली फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर 40% मोर इफेक्टिव है इनके आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के कंपेयर में। तो मतलब कि हमें नेचुरल फॉरेस्ट है उनको निकालना नहीं चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, उनको डेवलपमेंट के नाम पे उसका डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा यह नेचर स्टडी में बताया गया। दूसरी बात करते हैं चीपर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही चीप है, 2-5 टाइम्स से चीपर। हम जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्बन स्टोर करने की टेक्नोलॉजी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी लाते हैं उन सबसे तो ये बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है कि इससे अच्छा कि हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, जंगल जो है वो बना दे, सॉल्ट मार्सिस जो है वो लगा दे, मैंग्रोव जो है वो लगा दे, तो ये बहुत ही सस्ता है। व्हाट आर द अदर मेजर्स दैट कैन बी टेकन, अलग अलग और क्या मेजर है जो लेने चाहिए? तो आईपीसीसी का लैंड रिपोर्ट है, उन्होंने एक ऐसा एस्टिमेट किया है कि लैंड सर्व्स एज अ लार्ज CO2 सिंक, सबसे ज़्यादा CO2 को स्टोर करने के लिए CO2 सिंक के तरीके की अदा कौन करता है? तो लैंड जो है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है। प्रिजर्विंग अर्थ साइक्लिकल processes by protecting terrestrial ecosystem and natural sink and transforming agriculture practices under the leadership of indigenous people एंड लोकल कम्युनिटी। जंगल में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर लोग होते हैं उसके पास जो एंशियंट ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, अगर हम उनके हिसाब से आगे बढ़े और उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की पॉलिसी बनाए तो यह जो अर्थ और क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व करने में, फॉरेस्ट कंजर्व करने में बहुत ही अच्छी तरीके से मददगार जो है वो हो सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेचुरल सिंक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको जो ट्रेडिशनल लोग हैं या फिर उनकी लीडरशिप में ट्रांसफॉर्म किया जाए, जैसे कि इंडिजीनियस लोग हैं लोकल कम्युनिटी के, उनके देख रेख में अगर हम ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तब भी हम जो है वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। मतलब कि अभी तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने क्या कर दिया है, तो हम ज़्यादातर डिजिटल हो रहे हैं, जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर लाए हैं, या फिर बात करें कि पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, उन सब का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। लेकिन ये रिपोर्ट ऐसा बोल रहा है कि अगर हम ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो इंडिजीनियस वे से या फिर ट्रेडिशनल तरीके से वापस करें और इंडिजीनियस पीपल या फिर लोकल कम्युनिटी के लोग जो जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से हम करें तो क्लाइमेट चेंज का मिटिगेट करने में हमें आसानी रहेगी। इसी तरीके से मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि थस टेक्नोलॉजी एट बेस्ट कैन असिस्ट अस, टेक्नोलॉजी जो है वो हमें असिस्ट कर सकती है, हमारी मदद कर सकती है, बट नॉट लीड अस ऑन द पाथवे टू अ सस्टेनेबल रीजनरेटिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ये जो पूरा का पूरा चीज़ है, सेंटेंस है, यह आप कंक्लूजन में कहीं भी चिपका सकते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी हमें असिस्ट, हमारी जो है वो मदद कर सकती है, लेकिन हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है या फिर लीड करना है तो रास्ता कौन सा है? तब तो हमें जो है वो सस्टेनेबल, रीजनरेटिव और इक्विटेबल वर्ल्ड की ओर जाना है, तो नेचर यानी कि कुदरत या फिर फॉरेस्ट का रास्ता जो है वही अच्छा रास्ता रहेगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द मेजर रिक्वायर्ड टू रियलाइज द क्लाइमेट चेंज टारगेट्स दैट इंडिया हैड डिक्लेयर्ड टू अचीव बाई 2017। 2017 तक भारत ने जो क्लाइमेट चेंज का टारगेट जो नक्की किए हैं उसको
प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से मेजर जो है वो भारत को लेने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है।